कर्नल फरीदी की जासूसी दुनिया का नावल भयानक जजीरा। आज की एपिसोड हम सभी बहरीन पहुंचकर फरीदी और हमीद अपनी असल शक्ल में आ गए थे। अनवर ने भी पादरी का लिबास उतार दिया था, लेकिन डी कारका को एहतियातन एक हिंदुस्तानी के लिबास में रहने दिया गया था। डी कारका के पास उसके बेटे और बेटी के पासपोर्ट थे। यहाँ से फरीद और हमीद भी अपने बैनुल-अक़वामी पासपोर्ट इस्तेमाल कर सकते थे। अब सवाल अनवर का रह गया था। इसके लिए शायद फरीदी ने कोई राह सोच ही ली थी। गालिबन इसीलिए डी कारका वगैरह को इत्मीनान दिलाता रहा था। फरीदी का ख्याल था कि डॉन विंसेंट भी फ़रार के लिए बहरीन का रास्ता इख्तियार करेंगे। यकीन से नहीं कहा जा सकता था कि वहाँ यहाँ से गुजर गए या अभी नहीं पहुँचे। अनवर डी कारका और रमोना को एक होटल में छोड़कर फरीदी और हमीद डॉन विंसेंट का पता लगाने के लिए निकल गए। अनवर दिन भर डी कारका से उल्टे सीधे सवालात करता रहा। वो दरअसल डी कारका के बयान की तरफ से मुतमईन नहीं था। हम लोग जमहूरियत को मसख़ामा ख़ैज़ तस्वुर करते हैं, डी कारका ने कहा, इसलिए हमारे यहाँ अभी तक शहनशाहियत कायम है, लेकिन हमारी शहनशाहियत तुम्हारी जमहूरियत से कहीं दर्जे बेहतर है। इसलिए तुम्हारा मौजूदा हुक्मरान तख्त के जायज़ वारिस के कत्ल की कोशिश कर रहा है। अनवर ने तल्ख़ लहजे में कहा, ओ क्या तुम्हारी जमहूरियत का दामन इस बददुआ दाग से पाक है? तुम्हारे यहाँ ईमानदार लीडर कत्ल नहीं किए जाते? शहनशाहियत में तो सिर्फ एक नालायक से दो चार होना पड़ता है। जमहूरियत में नालायकों की पूरी टीम वबाल बन जाती है। एक नालायक से पीछा छुड़ाना आसान है, लेकिन पूरी टीम से निपटना मुश्किल हो जाता है। और फिर हमारे मुल्क का दस्तूर कुछ इस तरह का है कि शहनशाह और रियाया हर हाल में एक दूसरे के पाबंद होते हैं। तुम देखोगे कि हमने किस आसानी से अपने मौजूदा हुक्मरान को माजूल कर देते हैं। अनवर थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बोला, लेकिन तुम्हारी कौम कब तक छुपती रहेगी? इसके मुतालिक मैं कुछ नहीं कह सकता। डी कारका फ़िक्रमंदाना अंदाज में बोला, हो सकता है कि तुम लोगों का वजूद ही हमारे लिए खतरनाक साबित हो। ना जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अल्बर्नो की मदद के बगैर हम शहज़ादी को ना पा सकेंगे। हकीकत तो ये कि मुझे अब भी तुम्हारे बयान पर शोभा है, अनवर ने कहा। यानी तुम्हारा बयान करदा जजीरा मुझे ख्वाबों की सरजमीन मालूम हो रहा है, अनवर ने कहा। तुम खुद देखोगे, डी कारका मुस्कुरा कर बोला। अनवर ने कोई जवाब नहीं दिया। और अगर मेरा बयान दुरुस्त है तो फिर मैं चंद गैर मुल्कियों को खामोखा क्यों परेशान कर रहा हूँ? क्या तुम मुझे सही दिमाग नहीं समझते? डी कारका ने संजीदगी से कहा। 5 बजे शाम को फरीदी और हमीद वापस आए। हमीद ने अपने फ्लैट हेड में कागज़ का एक बहुत बड़ा फूल लगा रखा था और दोनों चौबे चॉकलेटें और टॉफ़ियों से भर रखी थी। इस वक्त तुम सचमुच रूसी शहज़ादे मालूम हो रहे हो, रमोना तंज़िया लहजे में बोली। रूसी शहज़ादे? फरीदी हमीद की तरफ ताज्जुब हमीद लहजे से बोला। गड़बड़ मत कीजिए, अनवर आहिस्तगी से बोला उर्दू में। हमीद इससे कह चुका है कि वह सारे रूस के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। फरीदी ने बुरा समूह बनाया और डी कारका की तरफ मुतवज्जो हो गया। डॉन विंसेंट और उसके साथी कल यहाँ पहुँचे थे और कल ही किसी नामालूम मुकाम के लिए रवाना हो गए। वो 5 थे। 5? हाँ, लेकिन इनमें कोई औरत नहीं थी। वो तो क्या इन्होंने इसे मार डाला है? डी कारका बेचैनी से बोला। मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इनके साथ एक बूढ़ा मरीज़ था। बहरीन के साहिल पर बेहोशी की हालत में उतारा गया। बूढ़ा मरीज़? डी कारका हैरत से बोला। तुम्हारा मतलब मैं नहीं समझा। क्या मुमकिन नहीं इन्होंने रशीदा को बेहोश करके इस पर बूढ़े का मेकअप कर दिया? हो सकता है, डी कारका को सोचता बोला। डॉन विंसेंट शाही महकमा सुराग रसानी का अफसर है। वो लोग स्टार कंपनी की एक दखानी किश्ती में रवाना हुए और ये भी मालूम है कि कंपनी की किश्तियाँ सिर्फ बहरे रूम तक चलती है। और डी कारका उछल कर बोला, तब तक तो यकीनन जिब्राल्टर में उतरेंगे। जिब्राल्टर में उनकी खुफिया एजेंसी है। तो फिर आज रात को हम भी रवाना हो रहे हैं, फरीदी ने कहा। मगर अनवर का क्या होगा, किस तरह सफ़र करेगा? डी कारका तशवीश शामिल लहजे में बोला, मैं सब कुछ कर लूँगा। फरीदी ने कुछ सोचते कहा, ये बात बताओ, तुम्हारे बेटे की आंखों की रंगत कैसी थी? सब्ज़? डी कारका थोड़ी देर बाद गमगीन लहजे में बोला, और बारों की सुर्ख रंगत माइल। फरीदी थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर गौसल खाने में चला गया। इस दौरान में फरीद और रमोना टॉफ़ियाँ खाते रहे। हमीद और रमोनिया टॉफ़ियाँ खाते रहे। हमीद ने 2-4 अनवर की तरफ भी बढ़ाई, लेकिन उसने होठ सकेर कर दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। अल्बर्नो अब तो बिल्कुल जवान मालूम होता है, रमोना ने कहा। कतई नहीं, वो 85 बरस का है, हमीद जल्दी से बोला। बाजू का तुम सफ़ेद झूठ बोलते हो, रमोना ने मुंह बनाकर कहा। बहरीन बड़ी हसीन जगह है, अनवर ने बात उड़ा दी। मुझे तो पसंद नहीं। फिर तुम्हें क्या पसंद है? शिलजम का मुरब्बा, रमोना ने कहा। और हमीद बेख्तियार हंस पड़ा। इतने में फरीदी वापस आ गया। रमोना ने शरारत आमिज़ से नज़रों से हमीद की तरफ दिखते कहा, अल्बर्नो ये कहता है कि तुम 85 बरस के हो। ठीक कहता है, फरीदी ने मुस्कुरा कर कहा। अल्बर्नो, मैं तुम्हारी असल शक्ल देखना चाहता हूँ। डी कारका ने कहा, तुम इस वक्त मेरी असल सूरत में ही देख रहे हो, तब तो तुम 30 बरस से ज़्यादा के नहीं हो सकते। रमोना ने कहा, मुमकिन है तुम्हारा ख्याल सही हो।
फरीदी ने लापरवाही से कहा, क्यों? वो हमीद की तरह मड़ी, तुम्हारा झूठ जाहिर हो गया ना। वो तो अगर 30 साल के हो गए तो कौन से बड़े 30 मार खान है? हमीदी ने मुंह बनाकर कहा, 30 मार खान क्या चीज़ होती है? 30 मार खान हमारे तरफ उसे कहते हैं जो रोज़ाना 30 मक्खियाँ मारता है, इसलिए वज़ीर सेहत को भी 30 मार खान कहते हैं। रमूना हंसने लगी, मुझे अब तुम्हारी किसी बात पर एतबार नहीं रहा। रमूना ने कहा, फिर फरीदी को मुखातिब करके बोली, ये कह रहा है कि तुम एक मामूली किसान के बेटे और खुदजार है, रूस के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। ठीक कहता, अल्बर्नो ने कहा और सिगरेट सिलकाने लगा। वो किसी सोच में डूबा हुआ था। अल्बर्नो एक बात समझ में नहीं आई। डी कार का कुछ सोचते बोला, आखिर तुम मेरे लिए इतनी मुसीबतें क्यों उठा रहे हो? मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ, फरीदी ने मुझसे मुस्कुरा कर कहा, कि मुझे डॉन विंसेंट जैसे लोग नापसंद है और उसने मेरी क्लब में तौहीन की थी, मुझे उससे बदला लेना है। डॉन विंसेंट का ये बयान सही था कि उसके लंदन में चंद पुर्तगालियों से झगड़ा हो गया था। बिल्कुल सही था। फरीदी ने कहा, तुम ज़रा मुझे अपना पासपोर्ट दे दो। क्यों, क्या करोगे? मुझे तुम्हारे लड़के की तस्वीर चाहिए। डी कारकर ने फरीदी को पासपोर्ट दे दिया। अनवर इधर आओ। फरीदी ने अनवर को पीछे आने का इशारा किया और फिर दूसरे कमरे में उसकी तरह मुड़ा। मुझे खुशी है कि इस वक्त आंखों की रंगत काम आ गई। मैं आपका लम नहीं समझा। तुम्हारे यहाँ की भी सबसे मैं तुम्हें डी कारकर का लड़का बनाऊंगा। इस तरह तुम रूट पर सफ़र कर सकोगे। अनवर हैरत से फरीदी की तरफ देखकर बोला। फरीदी बोला, मैं ख़ुद इस घटिया किस्म के मरूफ से तंग आ गया हूँ, मगर क्या करूँ, बाज़ औक़ात मजबूर ये हाड़े आती है। बहरहाल डॉन विंसेंट की हिमाकतें हमारे काम आ रही हैं। यानी वो डी कारका के लड़के को कत्ल करके इसकी शक्ल ना बिगाड़ देता तो मैं कभी इसकी हिम्मत नहीं हो सकती थी। ज़ाहिर है कि मकतूल की तस्वीरें अखबारात में शायद ज़रूर हैं और फिर तुम इस पासपोर्ट के ज़रिए सफ़र ना कर सकते। फरीदी ने सूटकेस से मेकअप का सामान निकालना शुरू किया। फिर उसने एक मेज़ सर फैलाकर अनवर की तरफ मोड़ा। बाज़ औक़ात मुझे इस किस्म के मेकअप करने पे हंसी भी आती है, लेकिन क्या किया जाए, फरीदी ने कहा। खैर, इस कुर्सी पर बैठ जाओ। मुझे मुमकिन है तुम्हें थोड़ी तकलीफ़ भी हो, प्लास्टिक में कभी कभी ज़ख़म भी आ जाते हैं, मगर मैं तो इम्कान एहतियात बरतूँगा। थोड़ी देर बाद अनवर को ऐसे महसूस हुआ जैसे इसके होठ छीले जा रहे हो, मगर वो ज़ब से बैठा रहा। तकरीबन 1 घंटे बाद फरीदी ने उसे आईने के सामने खड़ा किया। वो बेख्तियार चौंक पड़ा। टीका अर्का का पासपोर्ट उसके हाथ में था। कभी वो इस पासपोर्ट की तस्वीर और कभी आईने की तरफ देखता। कमाल कर दिया। फरीदी की तरफ मुड़कर बोला, इस फन में भी शायद ही कोई आपकी टक्कर का हो। फिर वो दोनों इस कमरे में आए जहाँ डी कारका वगैरह बैठे हुए थे। अनवर डी कारका और रमोना उछल पड़े। मेरा बच्चा, डी कारका बेख्तियार चीखा और फिर हैरानी से देखने लगा। ये अनवर है, फरीदी ने कहा और डी कारका के चेहरे पे कप कप की उदासी छा गई। रमोना रो रही थी। डी कारका के होठ कप कप आ रहे थे और उसने चेहरा छुपा लिया। डी कारका फरीदी गमनाक आवाज़ में बोला, मुझे अफसोस है, लेकिन इसके सिवाय कोई चारा नहीं था। मैं इस हालत में कैसे सफ़र जारी रखूँगा? डी कारका घटी सी आवाज़ में बोला। हिम्मत से काम लो, फरीदी ने कहा। तुम मर्द हो, एक जंगजू सिपाही हो। रमोना कैसे ज़िंदा रह सकती है? इसके मुर्दा भाई का हम शक्ल। डी कारका की आवाज़ फंस गई। मैं दिल पर पत्थर रख लूँगी, रमोना तनकर बोली। इसकी भीगी आंखों से गुस्से की आंख निकल रही थी। इसने अपना निचला होठ दांतों में दबा लिया और फिर पुरवकार अंदाज में बोली, हमें ओलियारी के कत्ल का इंतकाम लेना है। मैं डॉन विंसेंट और इनके साथियों के खून से अपने बालों को रंगना चाहती हूँ। उस वक्त वो एक भूखी शेरनी रख रही थी। रमोना ने कहा कि वो उनकी हड्डियाँ चबाएगी और अच्छा है कि अगर उसका हम शक्ल उसके सामने होगा तो इंतकाम की आग और भड़केगी और डॉन विंसेंट पे ज़रा भी रहम नहीं खाएगी। फिर वो चुप पुरजोश अंदाज में चलती हुई बैठ गई। डी कारका कुर्सी की पुष्ट से टका हुआ छत की तरफ देख रहा था। कमरे की फ़ज़ा पर एक बोझल सी खामोशी तारी हो गई। अनवर को अपने दिल की धमक कनपट्टियों में महसूस होने लगी। वो एक तरफ बैठ गया। नया एपिसोड बात।